दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में प्रस्तुत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्क्स, लेनिन, माओ तथा अन्य विचारकों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वह विचारधारा जिसके अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है। तो दोस्तों, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी चिंतन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार दोस्तों राज्य लुप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विलोम था। हीगल को आप जानते हैं कि ये आदर्शवादी विचारक था। इसने विचार या चेतना को प्रधानता दी, लेकिन मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक था। इसने पदार्थ या तत्व को प्रधानता दी थी। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि जितना मैं जानता हूँ वो ये है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। यह कथन किसका है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जितना मैं जानता हूँ वो ये है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने न्याय के सामाजिक समझौता विवेचन में मूल स्थिति शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? तो सही उत्तर है राल्स ने। दोस्तों, राल्स ने आधुनिक काल में न्याय की विचारधारा प्रस्तुत की। एक समझौतावादी आधार पर वो न्याय की विवेचना करता है और राल्स का न्याय विचार या राल्स का जो न्याय दर्शन है उसकी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जो 1917 में प्रकाशित हुई पुस्तक है, ये किसकी है? तो उत्तर है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक लेनिन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही। तो याद कर लीजिए, मार्क्स कहते हैं दोस्तों कि सर्वहारा की तानाशाही प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को खत्म कर देगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मार्क्स का कहना है कि जो सर्वहारा की तानाशाही है ये प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को खत्म कर देगी, और इस तरह से मार्क्स का मानना है कि सर्वहारा की तानाशाही के बाद ही एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो सकेगी। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है संकल्पना और विचारकों से। तो दो ज्ञानों का सिद्धांत ये सुकरात ने दिया। दो तलवारों का सिद्धांत पोप ग्रेगरी सप्तम के द्वारा। तीन सामाजिक वर्गों का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा, और चार कानूनों का सिद्धांत ये संत थॉमस एक्विनास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, दो ज्ञानों का सिद्धांत सुकरात के द्वारा, दो तलवारों का सिद्धांत ग्रेगरी सप्तम के द्वारा, तीन सामाजिक वर्गों का सिद्धांत प्लेटो ने, और चार कानूनों का सिद्धांत संत थॉमस एक्विनास के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और ये आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विचारों की वर्चस्वता यानी हेजेमनी ऑफ थॉट्स की अवधारणा किससे संबंधित है? तो हेजेमनी या प्राधान्य या प्रधानता की संकल्पना जो है ये ग्राम्सी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह पुस्तक जिसको मार्क्स और एंजेल्स ने मिलकर लिखा है। तो ये है जर्मन आइडियोलॉजी। याद रखिएगा, मार्क्स और एंजेल्स द्वारा मिलकर या संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक चिंतक जिसने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों पक्षों नकारात्मक और सकारात्मक पर बल दिया है। तो उत्तर है आइजिया बर्लिन। दोस्तों, आइजिया या इसियाह बर्लिन ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष पर बल दिया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महिलाएं आधे आकाश को उठाए हुए हैं, ये किसने कहा है? तो ये माओ का कथन है। माओ ने कहा है कि महिलाएं आधे आकाश को उठाए हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्शन की दरिद्रता यानी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इसके लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है, दर्शन की दरिद्रता। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फ्रेंच फेनन के द्वारा लिखी गई है और फ्रेंच फेनन की पुस्तक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। यहाँ पर सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनकी कृतियाँ हैं। J.S. मिल की महत्वपूर्ण कृति है एस्से ऑन लिबर्टी, आइजिया बर्लिन की 4 एस्सेज ऑन लिबर्टी, हेयक की पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी और लास्की की पुस्तक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। तो एक बार फिर से पुस्तकों को देख लीजिए। एस्से ऑन लिबर्टी के लेखक J.S. मिल हैं, 4 एस्सेज ऑन लिबर्टी बर्लिन की कृति है, द कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी हेयक की पुस्तक है और लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट ये H.J. लास्की द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन मानते हैं? तो उत्तर है मैजनी, फिक्टे और रैमजे-म्योर। ये सभी विचारक भाषा को राष्ट्रवाद के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल पापर ने किसके ऐतिहासिकता की आलोचना की है? तो याद रखिएगा, कार्ल पापर ने दोस्तों प्लेटो और हीगल के ऐतिहासिकता की आलोचना की है और आप जान लीजिए कार्ल पापर की पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन किसका है? तो ये माओ त्से तुंग का कथन है। माओ का कहना है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक से या बंदूक की नली से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के पूर्व वह राजनीतिक चिंतक जिसकी रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? तो ये है हीगल। और एंजल्स की पुस्तक ओरिजिन्स का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, द ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, यानी परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, ये पुस्तक एंजल्स द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण किया जा सकता है कैसे? तो उत्तर है सामान्य मुक्ति के द्वारा। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण सामान्य मुक्ति के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य समझ क्या है? तो ये है, मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद से बाहर नहीं किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद से बाहर नहीं किया है। ये मार्क्सवाद के दर्शन में नारी मुक्ति के बारे में जो है सामान्य समझ है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, विद्वान और उनके द्वारा व्यक्त विचार। थ्रेसिमेकस कहते हैं न्याय शक्तिशाली का हित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, थ्रेसिमेकस का कहना है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। बोदा कहते हैं कि अधिकतम शक्ति से डकैतों के समूह का निर्माण होता है, न कि राज्य का। और T.H. ग्रीन का कहना है, महत्वपूर्ण कथन इसे कहा जाए, कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और माओ से तुंग का कहना है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। न्याय शक्तिशाली का हित है, ये थ्रेसिमेकस का कथन है। अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, राज्य नहीं, ये बोदा का कथन है। और इच्छा राज्य का आधार है, शक्ति नहीं, T.H. ग्रीन। और शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ त्से तुंग का कथन है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही को राज्य की चेतना कौन मानता है? तो मार्क्स ने माना है। और देखिए दोस्तों, परायेपन या थियरी ऑफ एलियनेशन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो उत्तर है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ, इसमें मार्क्स ने परायेपन की संकल्पना दी है और ये तरुण मार्क्स की कृतियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, लेनिन की पुस्तक है स्टेट एंड रिवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है वेज, लेबर एंड कैपिटल, और फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट।
अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन का विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, माओ त्से तुंग ने कल्चरल रिवॉल्यूशन या सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पंक्तियां किस पुस्तक में दी गई हैं? तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उल्लिखित हैं कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का इतिहास है। अगला प्रश्न जो है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनकी कृतियां हैं। हावर्ड वारंडर तो द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हाफ्स, द थियोरी ऑफ ऑब्लिगेशन। बर्क की पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। मेरी ओल स्टोन क्राफ्ट की पुस्तक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। और सीबी मैकफर्सन की पुस्तक है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हाफ्स टू लॉक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी राज्य को क्या मानते हैं, यानी मार्क्सवादियों का राज्य के बारे में क्या विचार है? तो उत्तर है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइकल वाल्जर द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, जस्ट एंड अनजस्ट वार्स, स्फेयर्स ऑफ जस्टिस और देखिए इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म। ये सभी कृतियां माइकल वाल्जर के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा है अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई हैं। तो ये लुईस गैब्रियल डी बोनाल्ड ने कहा है। थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई हैं, ये लुईस गैब्रियल डी बोनाल्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते हुए वह विचारक जिसने ये दलील दी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला कर्ता नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है, तो ये हमजा अलवी का कथन है। एक और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशवादी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो ये फ्रांज फैनन का कथन है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने प्लेटोनिज्म को किसके बौद्धिक पक्ष के रूप में चित्रित किया है? तो उत्तर है ईसाई धर्म के। दोस्तों, फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने प्लेटोनिज्म को ईसाई धर्म के बौद्धिक पक्ष के रूप में चित्रित किया है। अगला प्रश्न है कि वह राजनीतिक दार्शनिक जिसने कहा था कि न्याय का तात्पर्य उस चीज़ से है जिसे करना न केवल सही है और न करना गलत है बल्कि वह है जो व्यक्ति हमसे अपने नैतिक अधिकार के रूप में दावा कर सकता है। तो ये जेम्स मिल का कथन है। दोस्तों, जेम्स मिल जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी तो दरिद्रता का दर्शन। दोस्तों, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है प्रूधो की रचना है और इसी का उल्टा जो है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी या दरिद्रता का दर्शन ये मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, इस कारण से वे अपने आप में अमूल्य हैं। ये विचार किसने दिया था? ये इमैनुअल कांट का विचार है। दोस्तों, इमैनुअल कांट एक आदर्शवादी विचारक हैं। वो कहते हैं कि अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, इस कारण वे अपने आप में मूल्य हैं। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स विश्वास रखते थे किसमें? तो उत्तर है जॉन रॉल्स अंतर सिद्धांत और समतावाद में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है कि जॉन रॉल्स के अनुसार लोगों के लिए प्राथमिक वस्तुओं में क्या क्या चीज़ें निहित हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, अवसर और आत्मसम्मान। ये रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में दिया है। जो प्राथमिक वस्तुएं हैं और इनके वितरण को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, उसमें स्वतंत्रता, अवसर और आत्मसम्मान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष किसने बताया? तो ये फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे ने। नीत्शे शक्तिवादी विचारक माने जाते हैं। इन्होंने प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय को न्याय उचितता के रूप में किसने घोषित किया है? तो उत्तर है जॉन रॉल्स ने। दोस्तों, जॉन रॉल्स ने न्याय को जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में घोषित किया है।
अगला प्रश्न है, कानूनी संबंधों के साथ साथ राज्य के रूपों को न तो स्वयं समझा जा सकता है, न ही मानव मन की तथाकथित सामान्य समझ द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन वे जीवन की स्थितियों में निहित हैं। यह कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी किससे? तो याद रखिएगा, मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ली थी। याद रखिएगा, हीगल ने दोस्तों इतिहास के या समाज के विकास के लिए वाद प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के माध्यम से इस विकास प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। और मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल की पद्धति का अनुकरण है। अगला प्रश्न है, आन कॉन्ट्राडिक्शन नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा था? तो माओ त्से-तुंग ने। माओ त्से-तुंग ने आन कॉन्ट्राडिक्शन नामक निबंध लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वी.आई. लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी की संगठनात्मक संरचना उनकी थीसिस पर आधारित है, जिसे सबसे प्रसिद्ध रूप से किसके नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो संगठनात्मक संरचना है उसके लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, लेनिन द्वारा वकालत की गई राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ पोलिश मार्क्सवादी रोजा लग्जमबर्ग द्वारा की गई क्या आलोचना है? तो उन्होंने तर्क दिया कि ये मजदूर वर्ग को पार्टी के संरक्षण में रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत को किसके न्याय से जोड़ा जा सकता है? तो उत्तर है आवश्यकता आधारित न्याय। याद रखिएगा, मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत को आवश्यकता आधारित न्याय के सिद्धांत के साथ जोड़ा जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसने ये विचार दिया है कि राज्य संस्था की आवश्यकता शोषक का शोषण करने के लिए है? तो उत्तर है वी.आई. लेनिन ने। और एक और कथन है कि ये मानना भ्रामक है कि राज्य का ऐसा सार्वजनिक चरित्र होता है जो नागरिक समाज के असंगत तत्वों में सामंजस्य स्थापित करे। ये मानना किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का मानना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी के बीच में है। ये दावा किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का दावा है। दोस्तों, आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी का है। ये दावा कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, शासक वर्ग का प्रभुत्व केवल खुले उत्पीड़न की बजाय वैचारिक जोड़ तोड़ से प्राप्त होता है। इस पर किसने बल दिया है? तो इस पर एंटोनियो ग्राम्सी ने बल दिया है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही और शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना करते हुए किस रचना में सर्वहारा से इसे नष्ट करने को कहा है? तो 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट। इसमें मार्क्स ने नौकरशाही और शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना की है और सर्वहारा से इसे नष्ट करने का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बोनापार्टवाद बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा के एक हिस्से के बीच अवसरवादी और लोक लुभावन गठजोड़ था। ये विचार प्रस्तुत किया था किसने? तो ये कार्ल मार्क्स ने। और एंटोनियो ग्राम्सी के लिए द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है? तो उत्तर है बुद्धिजीवियों, पार्टी नेताओं और जनता के बीच बातचीत, वाद प्रतिरक्षा और संश्लेषण के संदर्भ में ऐतिहासिक विकास की व्याख्या। ये एंटोनियो ग्राम्सी के द्वंद्ववाद या डायलेक्टिक्स का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटोनियो ग्राम्सी का प्रैक्सिस के दर्शन का विकसित रूप क्या है? तो उत्तर है हेगेलियनवाद का। और दक्षता और समानता के बीच समंजन को स्वीकार नहीं करता है। तो उत्तर है जॉन राल्स। दोस्तों, जॉन राल्स ने दक्षता और समानता के बीच समंजन को स्वीकार नहीं किया है। अगला प्रश्न है, वह विचारक जो जीव जगत की औपनिवेशिक अवधारणा से संबंधित है? तो हैबरमास हैं। और वैधता के संकट की प्रवृत्ति के बारे में हैबरमास के प्रस्तावित स्पष्टीकरण क्या हैं? तो उत्तर है व्यवस्थित सीमाएं और सांस्कृतिक परंपरा में प्रशासनिक हस्तक्षेप के अनपेक्षित दुष्प्रभाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। ये कथन कार्ल मार्क्स के किस पुस्तक में है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यानी साम्यवाद का ये सिद्धांत उसकी पुस्तक क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में वर्णित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, माओ से तुंग द्वारा प्रतिपादित नव लोकतंत्र या न्यू डेमोक्रेसी का मुख्य लक्षण क्या है? तो उत्तर है संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतंत्र के जैसा एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। ये माओ द्वारा प्रतिपादित नव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है। अगला प्रश्न है, लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए सही योगदान किया गया था। तो उत्तर है वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक विश्लेषण। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स ने समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया? तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या ऐतिहासिक भौतिकवाद। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद है। इसमें वो समय के साथ समाज परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तर है इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है और व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है तथा धर्म जनता की अफीम है। ये मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य क्या स्थापित करना था? तो उत्तर है एक वर्ग विहीन समाज, यानी एक क्लासलेस सोसाइटी जिसमें कोई वर्ग न रहे, यानी न तो बुर्जुआ वर्ग न ही सर्वहारा वर्ग, यानी सभी लोग एक समान हो या किसी प्रकार का कोई वर्ग न हो, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, वह विचारक जिसका ग्रंथ दास कैपिटल है? तो दास कैपिटल मार्क्स की ऐतिहासिक और जो है उसके पहचान का आधार है। वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे कौन? तो भारतीय समाजवादी चिंतक और विचारक तथा नेता जयप्रकाश नारायण दोस्तों, ये मार्क्सवादी क्रांति से प्रभावित थे। एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार इतिहास किसकी उपज है? तो मार्क्स का मानता है कि इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। अगला प्रश्न है, लेनिन द्वारा लिखी गई कृति क्या है? तो मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, ये लेनिन के द्वारा लिखी गई कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह उपागम जो इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक और राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है। एक मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है, तो संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था एक मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व कौन से हैं? तो उत्तर है उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, ये वैज्ञानिक समाजवाद का निर्णायक तत्व है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है और कार्ल मार्क्स खुद कहता है कि उसके पूर्व के जो भी समाजवादी विचारक थे वो कल्पनालोकी या यूटोपियन समाजवादी थे, क्योंकि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की तो कल्पना की थी लेकिन उसके लिए कोई आधार भूमि नहीं तैयार की थी। अगला प्रश्न है, एक विचारक जिसकी मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, तो ये कार्ल मार्क्स का मानना है। क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं या क्रांतियां इतिहास के वाहन हैं, ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये है वर्ग यानी क्लास, और एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोग एक वर्ग से संबद्ध होते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है कैसे? तो धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिकता प्रदान करने के लिए, और इसे यूं कहा जाए सैद्धांतिक रूप से कि राज्य वर्ग शोषण का एक यंत्र है, या राज्य की उत्पत्ति जो है पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग के शोषण को वैधानिकता या वैधता प्रदान करने के लिए हुई है।
अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि ये पुरातन समाज को नष्ट करती है। देखिए, प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि ये पुरातन समाज को नष्ट करती है, और प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है। इसका कारण क्या है, आप बताइए। तो मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक क्रांति राजनीतिक इसलिए है क्योंकि ये पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। तो ये मार्क्स का कथन है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि ये पुरातन समाज को नष्ट करती है, और प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि ये पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। ये मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की समष्टि है जिसकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति होती है। यानी एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोगों का जो समूह है उसे वर्ग यानी क्लास की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही क्या व्यक्त करता है। तो मार्क्स के अनुसार जो सर्वहारा की तानाशाही है वो एक अल्पकालीन राज्य है, यानी ये अस्थाई राज्य नहीं है। सर्वहारा की तानाशाही को वो संक्रमणकालीन राज्य या अल्पकालीन राज्य कहता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्य समिति के रूप में किसने देखा है। तो उत्तर है मार्क्स ने। मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर सीरीज। और इस वीडियो में हमने मार्क्स, लेनिन, माओ और अन्य मार्क्सवादी विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।